गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड आईएनए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था और कैसे डिमांड पाकिस्तान और इंडियन नेशनल आर्मी बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जब क्रिप्स डिपार्चर करते हैं तो गांधी जी फ्रेम करते हैं एक रेजोल्यूशन जिसमें वो ब्रिटिश को कॉल करे थे विड्रॉ करने के लिए, और नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है अगेंस्ट एनी जैपनीज़ इन्वेशन, कोई भी जैपनीज़ इन्वेशन ना हो, इससे निजात पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वर्धा में 14 जुलाई 1942 में एक्सेप्ट करती हो ये आइडिया ऑफ स्ट्रगल। वाई स्ट्रगल स्टार्ट नाउ, क्यों स्ट्रगल स्टार्ट होती है? दो रीज़न थे। पहला कि जो फेल्योर हो गया था क्रिप्स मिशन, वो सॉल्व नहीं कर पाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बना था, ब्रिटिश जो अनचेंज उसका एटीट्यूड था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस को लेके, और वो उसका जो क्लियर कट जो साइलेंस था, जो क्या कहते हैं ब्रिटिश नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, जो इंडिया जो डिसाइड कर रखे थे। लेकिन ये जो भाग्य था, जो फेट था इंडियंस का, विदाउट कंसल्टिंग देम। दूसरा जो रीज़न था वो डिसकंटेंट जो था, क्योंकि जो प्राइस राइज हो रहे थे और जो शॉर्टेज ऑफ राइस सॉल्ट और जो ये सब हो रहे थे, इसका मेन कारण जो था कि जो बोट्स थी बंगाल या उड़ीसा में वो कमांडरिंग करी जा रही थी, और जो फियर था ब्रिटेन का वो भी बढ़ता जा रहा था। पॉलिसी जो आसाम बंगाल उड़ीसा में अगेंस्ट पॉसिबल जापानीज़ इन एडवांस। अब तीसरा जो कारण था उसमें था एक न्यूज़ आई थी रिवर्स की सफ़र कर रहे हैं ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलर कहते बनता जा रहा था जापानीज़ ट्रूप्स का, और वो अप्रोच कर रहे थे भारत की तरफ पॉपुलर विद, जहाँ पे स्टेबिलिटी जो थी ब्रिटिश की रूल की वो लो देखने को मिल रही थी। जो पीपल हैं विड्रॉ कर रहे थे, डिपोस्ट कर रहे थे फ्रॉम द बैंक और पोस्ट ऑफिसेस। फोर्थ जो था, जिस तरीके से ब्रिटिश कहते इवैक्यूलेट कर रहे थे फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया से, जो लीव द सब्जेक्ट टू फेट, और क्या कहते हैं, और जो एंड द राउट ऑफ यूरोपियन जो पावर थी, एशियन पावर स्कैटर्ड हुई, और इससे एक प्रेस्टीज जो ब्रिटिश बिहेवियर की टूवर्ड्स द इंडियन सब्जेक्ट इन साउथ ईस्ट एशिया जो एक्सपोज हुआ, और रेडिकिस्ट एटीट्यूड था जो रूलर्स का। जो लीडरशिप थी, वांटेड लीडरशिप चाहते थे कि टू कंडीशन द मासेस फॉर द पॉसिबल जापानीज इन्वेजन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी थी वो मेट करती है वर्धा में, और रिजॉल्व करती है कि वो अब ऑथराइज करेगी गांधी को कि वो चार्ज में लें और नॉन वायलेंट मास मूवमेंट एक चलाएं। लेकिन जो रेजोल्यूशन हुआ वो क्या कहते हैं, लगभग जो रेजोल्यूशन था और उसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लिया गया जो प्रपोज किया जवाहरलाल नेहरू ने, और सेकंड जो सरदार पटेल ने, लेकिन ये अप्रूव किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग बॉम्बे में इन अगस्त। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था वो रेटिफाई किया था कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालिया टैंक बॉम्बे, अगस्त 8 1942 को जो मीटिंग हो रिजॉल्व होती है, और जो डिमांड होती है इमिडिएट एंड होना चाहिए ब्रिटिश रूल का भारत में, डिक्लेयर करना चाहिए कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ जो फैसिज्म है और जो इम्परियलिज्म है, फॉर्म करना चाहिए एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, और एक सेक्शन होना चाहिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। गांधी जी का नेम जो है, नेम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल, गांधी जनरल इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट सेक्शन। गांधी जी का जो जनरल इंस्ट्रक्शन था डिफरेंट सेक्शन को लेके, गांधी जी स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो था वो कहना था ग्वालियर टैंक से मीटिंग वहाँ हुई बट नॉट एक्चुअली इशूड, ये जो डायरेक्ट करता था एट वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहला कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं डू नॉट रिज़ाइन बट डिक्लेयर ऑल एलिजेंस टू द कांग्रेस, गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं वो रिज़ाइन ना करें बल्कि डिक्लेयर करें एक एलिजेंस टू द कांग्रेस। और जो सोल्जर्स हैं डू नॉट लीव द आर्मी बट डू नॉट फायर ऑन कम्पैट्रियट्स, वो सोल्जर्स जो हैं वो आर्मी को छोड़े ना बल्कि कोई फायर ना करे अपने देशभक्तों पे। और इस तरीके से जो स्टूडेंट हो वो कॉन्फिडेंट रहें, लीव स्टडीज़ और प्लीजेंट जो हैं, अगर कोई जमींदार एंटी गवर्नमेंट है और जो पे करे म्यूचुअली एग्री रेंट, तो अगर इफ़ जमींदार प्रो गवर्नमेंट होता है डू नॉट पे रेंट। प्रिंसेस से जो उन्होंने डिमांड करी सपोर्ट करें अपने मासेस को, और जो एक्सेप्ट सोवरेनिटी ऑफ योर पुलिस,
प्रिंसली स्टेट पीपल जो है सपोर्ट करते थे जो रूलर ओनली इफ़ अगर ही इज़ एन एंटी गवर्नमेंट और डिक्लेयर योर सेल्फ जो टू द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन। गांधी फॉलो अप विद द नाउ फेमस एग्जॉर्टेशन इन द मंत्रा, जिसमें वो कहते थे आई, इन शॉर्ट में, आई गेव यू मे इम्प्रिंट इट ऑन योर हार्ट्स। मैं आपको देता हूँ और आप इसको अपने हार्ट पे लिख लो, और एवरी ब्रीथ ऑफ योर गिव एक्सप्रेशन, हर आपकी सांस जो है एक्सप्रेशन दे इस चीज़ को टू इट। और जो मंत्र था वो डू और डाई वाला था। ये डू और डाई जो है ये आइदर फ्री इंडिया कर लेंगे या फिर हम डाई हो जाएंगे इस अटेम्प्ट में। और वी शैल नॉट लीव टू सी द परपेक्ट्वेशन ऑफ द अवर स्लेवरी, हम उस दिन देखने के लिए शायद जिंदा ना रहें जो परपेक्शन हो हमारे स्लेवरी का। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होता है। गांधी जो केयरफुली जो है एक टेम्प्रो के साथ इंडियन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सत्याग्रह ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प करते हैं जो कंसिस्टेंट था प्रोपोगंडा कैंपेन, और जो गवर्नमेंट है उसका कोई मूड नहीं था आइदर वो नेगोशिएट करे विद कांग्रेस के साथ या फिर वेट करे जो मूवमेंट कहते फॉर्मली लॉन्च हुआ था। अर्ली आवर्स में शुरुआती कुछ घंटों में ही अगस्त 9 को 1942 को एक सिंगल विप होता है और ऑल जितने टॉप लीडर्स होते हैं कांग्रेस के वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और अननोन डेस्टिनेशंस पे इनको रखा जाता है। जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और जो प्रोविंशनल कांग्रेस थी कमेटी वो भी डिक्लेयर कर देती हैं अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। अब जो असेंबली थी और जो पब्लिक मीटिंग्स थी उनको रोक लगा दी जाती है। रूल 56 जो था डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, और जो ये रिमूव कर दिया जाता है जो लीडर्स लेफ्ट रह गए थे, चाहे वो यंगर मिलिटेंट हो, जो एलिमेंट थे वो अपनी इनिशिएटिव जारी रखे थे। जो यंगर मिलिटेंट लीडर थे वो अपनी आवाज़ को लगभग उठा रहे थे, और जिसमें मेजर जो लीडर थे पिक्चर अरुणा आसफ अली ये लगभग रिलेटिवली अननोन रहती हैं, प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस कमेटी सेशन ऑन 9 अगस्त, और ये अपना होस्ट करती हैं फ्लैग भी। पब्लिक और रैम्पेज जो ग्रेट पब्लिक अटेम्प्ट था सिंबल का अथॉरिटी का होस्ट करते हैं जो नेशनल फ्लैग फोर्सफुली ऑन द पब्लिक बिल्डिंग। सत्याग्रही जो है हमेशा ऑफर करता है डेमसेल्फ अप टू अरेस्ट, और ब्रिजेस और ये सब अरेस्ट करते, और जो ब्रिजेस कर हो रहा था ब्लो अप, रेलवे ट्रैक्स उखाड़ रहे थे और इस तरह टेलीफोन लाइंस कट कर रहे थे। इस टाइप का जो ये एक्टिविटी था ये मोस्ट इंटेंस था ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस में। बिहार में जो स्टूडेंट थे रिस्पॉन्ड कर रहे थे गोइंग ऑन स्ट्राइक इन स्कूल्स, और साथ में जो कॉलेजेस थे पार्टिसिपेटिंग प्रोसेशंस थे राइटिंग और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल जो न्यूज़ थी शीट पे पत्रिकाज में, जितनी भी एक्टिंग एज अ कोरियर फॉर अंडरग्राउंड नेटवर्क। साथ में वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं इन अहमदाबाद और बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना। अंडरग्राउंड एक्टिविटी, अब बहुत सारे नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और एक सबवर्सिव एक्टिविटी करते हैं। जो पार्टिसिपेंट थे वो भी अपनी एक्टिविटी जो है सोशलिस्ट अपनी कर रहे होते, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले अपना कर रहे थे। गांधी जी आश्रमेटाइज जो होते रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट और लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन होते बॉम्बे में, पूना, सतारा, बड़ोदरा, बहुत अदर पार्ट्स ऑफ द गुजरात, कर्नाटका, केरला, आंध्र, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और दिल्ली। जो मेन पर्सनैलिटी थी जो क्या था अंडरग्राउंड होकर अपना काम करे थे, इसमें राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा आसफ अली थी, उषा मेहता था, बीजू पाटनायक थे, चट्टोभाई पुराणिक थे, आयुक्त पटवार्धन थे, सुचिता कृपलानी थी, आरपी गोयका थे, उषा मेहता जो स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे में। और ये जो फेज़ था अंडरग्राउंड एक्टिविटी का वो मेंट टू कीप अनपॉपुलर मोरल जो है कंटिन्यू रखती हैं। जो एक लाइंस जो होती हैं कमांड की वो भी गाइड भी करती हैं, इससे डिस्ट्रीब्यूट जो आम होती है वो एम्यूनेशन करती है। सुमित सरकार कहते हैं दो द नीड फॉर नॉन वायलेंस फॉर ऑलवेज रिटायर्ड। गांधी जी का जो मंत्र था डू और डाई रिप्रेजेंट कर रहा था जो मिलिटेंट मूड था गांधी का। पैरेलल गवर्नमेंट, बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती हैं इस समय बहुत सारे प्लेसेस पे, बलिया में अंडर चित्तू पांडे और बहुत अदर कांग्रेस लीडर जो होते हैं रिलीज़ किए जाते थे। ममलूक जो थे मिदनापुर
क्या कहते हैं मिदनापुर, जो दिसंबर 1942 को, सितंबर 1944 को जाति सरकार जो है ये अपना बनाते हैं, अंडरटुक साइक्लोन जो रिलीफ वर्क होता है उसके लिए, और सेक्शन ग्रांट करते हैं स्कूल के लिए, सप्लाई करते हैं पैडी फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ऑर्गेनाइज करते हैं विद्युत वाहिनी। जो सतारा था मिड 1943 और 1945, जिसमें प्रति सरकार जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लीडर्स को, जैसे YB चावन, नाना पाटिल, और जो विलेज लाइब्रेरीज थी और नायंदन मंडल था वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ में जो प्रोहिबिशन कैंपेन होती है वो भी कैरी आउट होती है ऑन द गांधीनियन मैरिज वर ऑर्गेनाइज। ये एक्टिव हेल्प होती है जो प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन स्टूडेंट्स और जो सिंपल विलेजर्स होते हैं, पायलट और जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे इंक्लूडिंग पुलिस, जो पास कर रही थी सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द एक्टिविस्ट। जो एक्सटेंट ऑफ द मास पार्टिसिपेशन, इसमें पार्टिसिपेंट जो थे वॉज ऑन मैनी, जो एक्सटेंट जो थे मास पार्टिसिपेशन, मैनी पार्टिसिपेंट जो थे वो मैनी लेवल्स पे, यूथ जो थे स्पेशली स्टूडेंट्स जो थे स्कूल्स पे और कॉलेज पे रिमेन इन द फोरफ्रंट, और जो वुमेंस थी वो स्पेशली स्कूल और जो कॉलेज गर्ल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें अरुणा आसफ अली, सचिता कृपलानी और उषा मेहता थी। जो वर्कर थे वो स्ट्राइक्स पे और फेस कर रहे थे रिप्रेशन। प्लीजेंट्स जो थे प्रेजेंट जितने थे ऑल स्टेटा वो भी सब हार्ट ऑफ मूवमेंट, और कुछ जो जमींदार थे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो प्लीजेंट्स थे वो कंसनट्रेट थे देयर ऑफेंस ऑन स्कूल्स ऑफ ऑथोरिटी। देर वॉज कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ द एंटी जमींदार वायलेंस, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो भी स्पेशली जो बिलोंग करते थे लोअर लेवल इन पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट करते थे, रिजल्टिंग इन द इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट रॉयल्टी। जो मुस्लिम थे वो हेल्प कर रहे थे बाय शेल्टर और टू अंडरग्राउंड एक्टिविटी, और ये कम्युनल जो क्लासेस क्लैश हो रहे थे ड्यूरिंग द मूवमेंट। जो कम्युनिटीज़ थी डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, जो कम्युनिटीज़ थी वो ना ही मूवमेंट को ज्वाइन, कम्युनिस्ट जो थे वो ना ही ज्वाइन करते मूवमेंट को और ना ही वेक कर रहे थे रशिया की तरीके से। अब इस यहाँ पे बीइंग अटैक्ड बाय नाजी जर्मनी ने अटैक किया था, इसलिए कम्युनिस्ट जो है वो अपना सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश वॉर अगेंस्ट जर्मनी, और इम्परियलिस्टिक वॉर बिकम द पीपल्स वॉर। अब जो मुस्लिम लीग थी वो भी अपोज कर रही थी मूवमेंट को, क्योंकि जो फियर था अगर ब्रिटिश लेफ्ट छोड़ के चले जाते हैं एट दैट टाइम तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं ऑप्रेस कर दी जाएंगी हिंदूज़ के द्वारा। और हिंदू महासभा ये बाइकआउट कर रही थी मूवमेंट को, और जो प्रिंसली स्टेट थे ये भी लोग की रिस्पांस दिखा रहे थे। अब गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था, जितने भी मार्शल लॉ थे नॉट अप्लाइड, लेकिन जो रिप्रेशन था वो सीवियर था। एक्टिंग क्राउड जो थी, लाठीचार्ज होता है, टियर गैसेस होती हैं, और जो फायर होती है अपॉन जो नंबर ऑफ दोस्त जो किल कर दिए जाते हैं लगभग 10,000 के प्रति। और जो प्रेस है वो भी लगभग सफ़र करी होती। मिलिट्री जो होती है अपना पूरे सिटी पे अपना कब्जा, पुलिस जो थी, सीक्रेट सर्विसेज जो होती हैं सुप्रीम लेवल पे चल रही होती हैं, जो रिबेलियन विलेज में चल रहे होते हैं, फाइन हेवनली किया जाता है, और बहुत सारे विलेजेस को और इन सबको बहुत ही फ्लॉगिंग करी जा रही होती है। एस्टिमेट लगाया था कि जो लेफ्ट आउट लीडर्स थे वो लगभग नो रेस्ट्रेन और वायलेंस जो बिकेम कॉमन। जो मेन स्ट्रॉम था वो सेंटर जो था मूवमेंट का लगभग वो यूपी बिहार मिदनापुर महाराष्ट्र और कर्नाटका था। जो स्टूडेंट वर्कर और प्लीजेंट जो थे वो बैकबोन थे ऑफ मूवमेंट, और जो अपर क्लासेस थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी रिमेन लीगल लार्जली रॉयल। जो रॉयल्टी जो थी गवर्नमेंट की वो सफ़र कर रही थी डिज़ायरेबल इरोजन, और ये जो था दिख रहा था डीप जो नेशनलिज्म है रीच हो रही थी। मूवमेंट जो था इंस्टेब्लिश हो गया था। जो ट्रूथ है इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल अब जो टू रूल इंडिया विदाउट द विशेज़ ऑफ इंडिया। जब तक इंडिया लोग नहीं चाहेंगे तब तक अब रूल करना बहुत मुश्किल था। जो एलिमेंट थे स्पॉन्टेनिटी के वो बहुत ही हायर देन बिफोर, और ये जो सर्टेन डिग्री ऑफ जो पॉपुलर इनिशिएटिव बनी हुई थी ये सेक्शन बाय द लीडर इटसेल्फ, और ये जो सब्जेक्ट थे लिमिटेशंस की
जो इंस्ट्रक्शन थे, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशनली प्रिपेयर्ड होती है फॉर द स्ट्रगल ऑफ द लॉन्ग टाइम। अब जो ग्रेट सिग्निफिकेंस था वो भी इम्प्रूवमेंट प्लेस, जो डिमांड थी फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द इमीडिएट एजेंडा जो था ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और जो आफ्टर क्विट इंडिया, और ये जो था नो रिट्रीट। अब ये जो स्ट्रगल था, बहुत सारे पीपल जो डिस्प्ले कर रहे थे अनपैरल हीरोइज्म, और जो मिलिटेंसी जो रिप्रेशन था वो फेस कर रहा था वॉज मोर ब्रूटल, और जो सर्कमस्टेंसेस थे अंडर विच जो रेजिस्टेंस थी वो भी ऑफर वर मोस्ट एडवर्स। गांधी जी का जो फास्ट था इन फरवरी 1943 गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना फास्ट, आंसर करते हैं कि एग्जोर्टेशन जो है गवर्नमेंट जो कंडेम कर रही है वायलेंस, और जो फास्ट है वो डायरेक्ट एक्शन था वायलेंस ऑफ द स्टेट। जो पॉपुलर रिस्पांस था जो न्यूज़ थी फास्ट की वो इमीडिएट, और जो ओवरविलिंग जो प्रोटेस्ट था वो ऑर्गेनाइज होता है एट होम और ब्रॉड, जो थ्रू हड़ताल के दौरान डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक ये सब बहुत दिनों तक चलता है। और ये जो वाइसरॉय की 3 जो मेंबर होते हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो भी रिज़ाइन करते हैं। और फास्ट जो है ये अचीव्ड द फॉलोइंग, पहला जो पब्लिक मोरल था वो रेज होता है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो होती है वो भी बहुत तेज़ी से ऊंचाई पे चढ़ती है, और जो अपॉर्चुनिटी थी जो प्रोवाइड फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट का हाई हैंडनेस जो था वो भी एक्सपोज होता है। गांधी जी गॉट द बेटर ऑफ हिज एक्सपोनेंट, और जो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू ऑब्लाइग बाय डाइंग। ऑन मार्च 23 1943 में पाकिस्तान डे ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। मार्च 23 में 1943 में पाकिस्तान डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। फेमाइन 1943 का 1943 का क्विट इंडिया मूवमेंट के 1 साल बाद बहुत बड़ा फेमाइन आता है 43 में, और ये हॉरर इनकन्वीनियंस जो वॉर था इससे क्या हुआ इंक्रीज़ कर रहा था बाय फेमाइन, इंक्रीज बाय द फेमाइन 1943। जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया थे साउथ वेस्ट बंगाल, इसमें कंप्राइज करते हैं तमलुक, कॉन्टेन, डायमंड हार्बर जो था रीजन, जो ढाका था, फरीदपुर जो था, तिपेरा और नोआखली। लगभग 1.5 से 3 मिलियन पीपल जो होते हैं पेरिश्ड, या फिर वो बेसिकली मैन मेड फेमाइन एपिडर्मिक्स जो आता है, मलेरिया, कॉलरा, स्मॉक्स पॉक्स, मल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन। फंडामेंटल जो कॉज था इस सभी फेमाइंस का, उसमें पहला जो नीड थी फीड करना वास्ट आर्मी और डाइवर्टेड फूड स्टफ, क्योंकि आर्मी को खाना पहुंचाना था। दूसरा जो थी राइस का इंपोर्ट किया जा रहा था फ्रॉम बर्मा साउथ ईस्ट एशिया, और जो ये भी लगभग स्टॉप किया गया था। फेमाइन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा था। जो डिलिबरेट प्रॉफिटिंग रैशनिंग मेथड्स थे वो भी बिलेटेड और वर कन्फाइंड टू बिग सिटीज़। राजा गोपालचारी फॉर्मूला, इसी समय जो एफर्ट था वो सॉल्व करना था ऑनगोइंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी। कुछ जो इंडिविजुअल थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल के साथ आएँ। इसी समय सी आर फॉर्मूला जो सी आर फॉर्मूला सी राजा गोपालचारी जो वर्टेनियन कांग्रेस लीडर थे वो प्रिपेयर करते हैं एक फार्मूला फॉर कांग्रेस लीग कॉरपोरेशन इन 1944। ये जो टैक्टिक है एक्सेप्टेंस ऑफ द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, गांधी जी सपोर्ट करते थे। फॉर्मूला जो मेन पॉइंट था इन द सी आर प्लान वर, पहला की जो मुस्लिम लीग है टू इंडोर्स करना जो कांग्रेस डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस, और साथ में जो लीग है ये कॉरपोरेट कर रही थी, जो कांग्रेस है लीग जो है कॉरपोरेट कर रही थी, जो कांग्रेस है वो फॉर्मिंग ए प्रोविंशनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। और साथ में जो जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा जो इंटायर पॉपुलेशन है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की वो नॉर्थ वेस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो डिसाइड करेगी, प्लेबिसाइट वो जनमत कराएगी वेदर और नॉट टू फॉर्म ए सेपरेट सोवरेन स्टेट। इन केस अगर ये एक्सेप्टेंस होता है ऑफ पार्टीशन, तो जो एग्रीमेंट है टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस और कॉमर्स और जो कम्युनिकेशन। जो अबव टर्म है ये ऑपरेट ओनली इफ़ अगर इंग्लैंड ट्रांसफ़र करता है फुल पावर भारत को। ऑब्जेक्शंस क्या थे, जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे टू नेशन थ्योरी को, और वो चाहते थे जो मुस्लिम और जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वोट करें जो प्लेबिसाइड हो और नॉट द इंटायर पॉपुलेशन। अब ये जो अपोज्ड हो रहा था इंडिया आइडिया जो था कॉमन सेंटर का, जो वाइल जो कांग्रेस थी वो भी रेडी थी कॉर्पोरेट करने के लिए विद द लीग के साथ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन यूनियन, लेकिन जो लीग नहीं चाहती थी जो इंडिपेंडेंस हो यूनियन का उसमें केवल ओनली इंटरेस्ट हो एक सेपरेट नेशन का हो। उनका इंटरेस्ट जो था सेपरेट नेशन को लेके था। हिंदू लीडर जो थे वीर सावरकर वो कंडेम करते हैं
CR प्लान को, देसाई लियाकत पैक्ट। अब जो एफर्ट थे देसाई लियाकत पैक्ट, इसमें ये जो एफर्ट थे लगभग कंटिन्यू रहते हैं जब तक डेडलॉक नहीं बन जाता। भोला भाई देसाई जो थे लीडर थे कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लियाकत अली खां जो थे डिप्टी लीडर थे मुस्लिम लीग के असेंबली में, और ये दोनों ही इस मुद्दे पे आते हैं कि वो एक ड्राफ्ट प्रपोज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, और एट द सेंटर कंसिस्ट होगा जिसमें एक इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द कांग्रेस और जो लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। 20% जो रिजर्व सीट्स होंगी फॉर माइनॉरिटीज़ को, नो सेटलमेंट कुड बी रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस और लीग। कोई भी सेटलमेंट कहते हैं कुड बी रीच बिटवीन द कांग्रेस और लीग ऑन द लाइन ऑन दीज लाइंस। बट जो फैक्ट था कि सॉर्ट ऑफ जो पैरिटी है बिटवीन कांग्रेस और जो लीग वो डिसाइड होनी चाहिए अपॉन फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। वेवल प्लान जो यूरोप में जो वॉर लगभग ख़त्म होने पे आ गया, एंड मई 1945 का था। मई तक भीषण गर्मी के समय जो जापानीज़ थे उनको खतरा मंडरा रहा था, स्टिल रिमेन। लेकिन जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, और वो चर्चिल लीड कर रहे थे, जो रीच कर गए थे सॉल्यूशन पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है भारत में, और वाइसरॉय जो लॉर्ड वेवल थे वो परमिट करते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट किया जाए नेगोशिएशन इंडियंस लीडर के द्वारा। कांग्रेस जो लीडर हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएं फ्रॉम जेल इन जून 1945। वाई गवर्नमेंट वॉज कीन ऑन अ सॉल्यूशन नाउ। अब क्यों सरकार चाहती थी कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि जो जनरल इलेक्शन थे इंग्लैंड में वो शेड्यूल हो चुके थे मिड 1945 में, और कंजर्वेटिव जो चाहते थे कि एसेंशियल एक होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए मुलाकात। और ये जो दूसरा जो प्रेशर था एलाइज पे कि वो इंडियन कॉरपोरेशन जो इंडिया का कॉरपोरेशन मिला हुआ है वॉर में, उसको भी ध्यान में दें। जो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो डाइवर्ट करे इंडियन एनर्जी इनटू चैनल मोर प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश। दूसरा जो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो डाइवर्ट कर दे इंडिया की एनर्जी को इनटू चैनलाइज मोर प्रॉफिटेबल जो ब्रिटिश के लिए हो। अब जो प्लान बनता है उसमें जो आइडिया था वो रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पेंडिंग थी प्रिपरेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो यहाँ इस समय क्या जो कॉन्फ्रेंस थी वो कन्वे करती है बाय द वाइसरॉय, और जो लॉर्ड वेवल होते हैं एट शिमला इन जून 1945 एक मेन प्रपोजल बनाते हैं ऑफ द वेवल प्लान जो फॉलो। पहला, विद द एक्सेप्शन ऑफ द गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ हैं, ऑल जो मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस, और जो कास्ट है हिंदू और मुस्लिम ये हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है जो काउंसिल है वॉज ए फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द 1935 एक्ट, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्रल असेंबली। जो गवर्नर जनरल है वो एक्सरसाइज करेंगे हिज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और डिफरेंट पार्टीज़ के वो भी अपना सबमिट करेंगे जॉइंट लिस्ट टू द वाइसरॉय फॉर द नॉमिनेशन ऑफ टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। साथ में जो जॉइंट लिस्ट होगी अभी वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो सेपरेट लिस्ट है वो वुड बी सबमिटेड। जो पॉसिबिलिटी है वो कहते हैं केप्ट अपॉन द नेगोशिएशन और ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वंस जो पावर वॉज फुली वन। अब जो लीग मुस्लिम लीग का स्टैंड ये था कि मुस्लिम लीग चाहती थी ऑल मुस्लिम मेंबर जो हैं वो लीग के वो नॉमिनी करे जाएं, बिकॉज इट फियर दैट जो सिंसियर एम था ऑफ अदर माइनॉरिटीज़ का, डिप्रेस्ड क्लासेस का या सिख का, क्रिश्चियंस का, वो क्या कहते हैं सेम रहे एज दोज ऑफ द कांग्रेस। ये जो अरेंजमेंट था वो रिड्यूस करेगा जो लीग टू बी वन थर्ड मेजॉरिटी। खिजर हैयत खां और जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम द वेस्टर्न पंजाब से, और जो लीग है वो क्लेम करती है कि सम काइंड ऑफ जो वीटो है काउंसिल में वो विद डिसीजन जिसमें अपोज किया जाए मुस्लिम्स को, मुस्लिम नीडिंग ए 2/3 मेजॉरिटी फॉर अप्रूवल। कांग्रेस का जो स्टैंड होता है, कांग्रेस जो ऑब्जेक्ट करता है टू द प्लान की जो अटेम्प्ट है रिड्यूस करना जो कांग्रेस टू द स्टेटस ऑफ प्योरली कास्ट हिंदू पार्टी, और जो इंस्टेंट ऑन इट्स राइट टू इंक्लूड मेंबर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ अमंग इट्स नॉमिनी। वेवल का जो मिस्टेक था, वेवल का मिस्टेक ये था कि जो
कहते हैं, वे विल अनाउंस कर देते हैं कि जैसे ही ब्रेकडाउन होगा टॉक 10 ये कहते हैं गिविंग लीग जो है एक वर्चुअल वीटो, और ये स्ट्रेंथन करेगी जो लीग का पोजीशन है, और साथ में जो एविडेंट है फ्रॉम द इलेक्शन 1945 से 46, और बूस्ट करेगी जिन्ना अपोजिशन एक्सपोज करते थे जो रियल करेक्टर है ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ द चर्चिल। इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस जो इंट्रीपेड कहते गायब हो जाते हैं, लगभग इंट्रीपेड मैन थे, और वो हमेशा कहते हैं मिलिट्री को लगभग सपोर्ट ही करते थे, और रीच वायलेंट टू एनी इंसल्ट जो इंडियन थे बाय यूरोपियंस। वो पास करते हैं इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें सिक्योर करते हैं फोर्थ पोजीशन बहुत बड़ी बात थी भैया, आज लोग 100 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें फोर्थ पोजीशन ऑल इंडिया लाते हैं, बट रिज़ाइन कर देते हैं सर्विस से इन 1921 टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इस तरीके से बिकमिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस। वो एक पॉलिटिकल लीडर गुरु थे, उनके पॉलिटिकल जो गुरु थे चित्तरंजन दास थे, और वो मेयर भी रहते हैं कलकत्ता में 1923 में, जिस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे 90, और जो क्या कहते हैं अनकॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लगभग IAS ऑफिसर की 4th पॉइंट पोजीशन पा चुके थे। फिर उन्होंने छोड़ दिया 1921 में, और 23 में वो मेयर बनते हैं, और उनको जेल भी भेजा गया बहुत बार ब्रिटिश ने, लेकिन वो बहुत ही उनको क्लियर पता था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो नॉट फॉलो गांधीज़ वे, वो गांधी के वे को नहीं फॉलो करते, और जो कांग्रेस है वो हमेशा डिटरमाइन करती थी जो फॉलो करते थे गांधी। बोस जो थे डिसाइड कर चुके थे टू हिट्स ओन वे, जिससे वो फाइट करेंगे फॉर इंडिपेंडेंस। इन मार्च 1940 जो बोस कन्वे करते हैं एक एंटी कंप्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़ और एक जॉइंट एफर्ट जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का, वो रिजॉल्व करते हैं एट द कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल लाता है और शुड बी लॉन्च ऑन अप्रैल 6। अब ये जो फर्स्ट डे था नेशनल वीक का, इसमें कॉल किया जाता है पीपल्स को कि वो नॉट टू हेल्प इम्पीरियलिस्टिक वॉर, वो इम्पीरियलिस्टिक वॉर की हेल्प ना करें विद एनी रिसोर्सेज जिसमें मैन मनी और मटेरियल। वो कॉल करते हैं जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर की जाए ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो इंडियन रिसोर्सेज का हो रहा है फॉर इम्पीरियल कॉजेज़ के लिए। वो एम्फसाइज करते थे जो पार्टिसिपेशन है पीपल्स का, वो स्ट्रगल के लिए लॉन्च किया गया था अप्रैल 6 को। बोस अरेस्ट कर लिए जाते हैं जुलाई में, और वो प्रोटेस्टेड और ट्राई करा जाता है कि लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज मॉन्यूमेंट जो हॉलवेल कलकत्ता में थी। उनको रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम प्रिजन, प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है इन दिसंबर 1940। उसके बाद वो आफ्टर हंगर स्ट्राइक के बाद जनवरी 1941 में वो रिपोर्ट करते हैं जो बोस हैं वो स्केप कर चुके हैं। ऑन जनवरी 26 1941 में वो पहुंचते हैं पेशावर, जहां से वो सूडो नेम जिसका नाम जियाउद्दीन जो हेल्प बाय भगत राम के द्वारा, बाद में वो क्या कहते हैं हेल्ड दैट जो कहते हैं लेफ्ट इंडिया छोड़ देते हैं और सब अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और वो फिर चले जाते हैं। तब उनको पता चला कि रशिया जो है वो ज्वाइन कर लेता है अलाइज को टू सप्लीमेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्ट्रगल गोइंग ऑन एट होम। रिपोर्ट करते हैं अप्रोच रशिया फॉर हेल्प इन द इंडिया, वो रशिया जाना चाहते थे और स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से विरुद्ध में लड़ रहा था। अब लेकिन बाद में जून तक आते थे 1941 में जो रशिया है वो ज्वाइन कर लेता है एलाइज को इन द वॉर। इससे क्या होता है बोस बहुत डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो रशिया से हाथ मिलाने के लिए गए थे, लेकिन अब रशिया भी ब्रिटेन को ज्वाइन कर चुका है, तो ये तो सही नहीं होगा रशिया जाना, इसलिए वो अब जर्मनी चाहते हैं, ठीक अपोजिट जो ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था। बोस जो मेट करते हैं हिटलर से और उनका सूडो नेम होता है ओरलांडो मजोटा।
वो हेल्प मांगते हैं हिटलर से, लेकिन जो फ्रीडम आर्मी थी, मुक्ति सेना, वो वहाँ पे फॉर्म होती है, जो कंसिस्ट करती थी जितने भी प्रिजनर्स वॉर में इंडियन ओरिजिन के थे, कैप्चर किए गए थे जर्मनी या इटली के द्वारा। और जो ड्रेजन ड्रेजन जो जर्मनी वॉज मेड द ऑफिस ऑफ द फ्रीडम आर्मी, बोस जो हैं वहाँ पे उनको नेताजी कहा जाता है बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। और उनको ही गेव द फेमस स्लोगन जय हिंद फ्रॉम द फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी। वो वहाँ से बिगेन करते हैं कि रेगुलर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द बर्लिन से रेडियो से, और जनवरी 1942 में जहाँ से इंथराइज्ड करते हैं इंडियंस को। अर्ली 1943 में, शुरुआती 1943 में वो लेफ्ट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं जर्मनी को, और वो ट्रेवल करते हैं बाय जर्मन, और ट्रेवल करते हैं बाय जर्मन के द्वारा, और लेटर जापानीज़ सबमरीन जिससे वो जापान पहुंच जाते हैं, देन सिंगापुर इन जुलाई ऑफ सेम ईयर। उसी समय वो जापान से सिंगापुर पहुंच जाते हैं। और उस समय वो कमांड जो कमांड जो होती है इंडियन इंडिपेंडेंस की संभालते हैं। जो मूवमेंट चल रहा होता है फ्रॉम रश बिहारी बोस, ये वही हैं अनुशीलन समिति वाले जो, बट लेकिन वह ये सेकेंड फेज़ था इंडियन नेशनल आर्मी का। ऑरिजिन एंड द फर्स्ट फेज़ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जो आइडिया था क्रिएट करना एक आर्मी होनी चाहिए जो इंडियन प्रिजनर्स थे जो वॉर में पकड़े गए थे, इंडियन प्रिजनर्स जो थे वॉर में पकड़े गए थे उनको, जिसमें मोहन सिंह और जो इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जो डिसाइड करते हैं नॉट टू ज्वाइन रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी इन मलेशिया कह सकते हैं जिसे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टर्न करेंगे जापानीज़ फॉर हेल्प। लेकिन जो जापानीज़ होते हैं स्टिल जो इनकरेज कर रहे होते हैं इंडियन सिविलियंस को टू फॉर्म एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मोहन सिंह जो होते हैं वो आस्क द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जापानीज़ हैंड ओवर कर देते हैं जो इंडियन प्रिजनर्स जो वॉर मोहन सिंह को, और ये ट्राई करते हैं कि रेस्क्यू किया जाए इनटू इंडियन नेशनल आर्मी। और आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर, जब सिंगापुर का फॉल हो जाता है तो जो सेवरल POW होते हैं वो लगभग रेडी होते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे मोहन सिंह को। और इस तरीके से एंड में 1942 40,000 जो मैन हैं वो रेडी होते हैं INA को ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ये इंटेंट किया जाता है कि INA जो है ये अब क्या कहते हैं एक्शन लेगा ओनली ऑन जो इनविटेशन है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो पीपल ऑफ इंडिया। इस तरीके से वो मूव करते हैं एक टू फॉर्म आर्मी। और उसके बाद वो चेक करते हैं अगेंस्ट जो मिसकंडक्ट हो रहा था जापानीज़ अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ ईस्ट एशिया में, और इस तरीके से अगेंस्ट एक फ्यूचर जापानीज़ ऑक्यूपेशन इंडिया में सोचते हैं। इंडियन INA जो थी वो बूस्ट करती है जो आउटब्रेक हो रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट का इन इंडिया। और इस तरीके से सितंबर 1942 में फर्स्ट जो डिवीज़न हो जाती है INA की वो फॉर्म 16,300 मैन, इसमें जापानीज़ जो होते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन इन्वेजन करते हैं। और जो आइडिया था आर्म्ड विंग का INA वो रिलेवेंट था उस समय, बट साथ में जो सीरियस डिफरेंस इमर्ज हो रहे थे जो इंडियन आर्मी ऑफिसर और जो मोहन सिंह और जो जापानीज़ का रोल था प्ले हो रहा था INA में। एक्चुअली जो जापानीज़ थे वो चाहते थे कि जो वो टोकन फोर्स जो हो 2000 की टोकन फोर्स होनी चाहिए 2000 ओनली, जिसमें मोहन सिंह चाहते थे कि रेज़ करना अपना लार्जर आर्मी। मोहन सिंह जो चाहते थे कि वो कस्टोडी एक बनाए जापानीज़ बाय जापानीज़ के द्वारा। सेकेंड फेज जो होता है बिगिन होता है जब अराइवल होता है सुभाष चंद्र बोस का इन सिंगापुर। और वहीं पे वो बिफोर जून से 1943 सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक सूडो नेम देते हैं आबिद हुसैन, जो रीच टोक्यो जाते हैं और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलते हैं। जो रोल था रास बिहारी बोस का, वो बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और वो उनका जो ज्ञान था वो बहुत क्या कहते हैं ज़्यादा था उस समय। और वो फ्लू करते हैं क्या कहते हैं जापान 1915 में, और फेल हो जाते हैं रेवोल्यूशनरी जो फेल हो गई थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भारत में उस समय। जापान में रास बिहारी बोस इवेंचुअली क्या कहते हैं एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनते हैं, और वहाँ से लौट बहुत सारा एफर्ट के बाद वो जापानीज़ इंटरेस्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जारी रखते हैं। साथ में वो एक्टिव होते हैं पैन एशियन सर्कल्स में जो फाउंड हुई थी इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो। और वहाँ पे जो लेक्चर था ऑन द एविल्स ऑफ वेस्टर्न एम्पलिज्म वेरी अर्ली
शुरुआती तौर पे इटसेल्फ जो तो इट ही वॉज इम्प्रिजेंट बाय द सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल आर्मी वो फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर। रश बिहारी बोस और जो ग्रेटली एक्साइटेड होते हैं लेफ्ट टोक्यो फॉर साउथ ईस्ट। अब इसी समय जो कॉन्फ्रेंस होती है बैंकॉक में, और जो ये डिसाइड करते हैं कि जो प्लेस है आईएनए की वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है जो चेयर करी जा रही है वो वुड बी रश बिहारी बोस हिमसेल्फ। और बाद में ये क्रिएट करते हैं लीग इन 1942 इन टोक्यो। व्हेन जब सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो सॉट बाय जापानीज जो लीड कर रहे थे आईएनए, और ये रेडी भी थे फॉर इट। वेन ही वेंट टू सिंगापुर, वो सिंगापुर जाते हैं और मेट करते हैं रश बिहारी बोस से। लेटर जो हैप्पीली ट्रांसफर्ड होते हैं जो कंट्रोल था लीडरशिप की ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और जो आईएनए है टू सुभाष इन जुलाई 1943। ही मस्ट बी नोटेड, देख वो ये नोट हुआ था दैट इट वाज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्पेड वर्क डन बाय द रश बिहारी बोस। और जो सुभाष बोस होते हैं वो बिल्ड करते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष बोस जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ द आईएनए ऑन अगस्त 25। और इस तरीके से अक्टूबर 21 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं फॉर्म करते हैं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर विद एच.सी. चटर्जी और एम.ए. अय्यर जो ब्रॉडकास्ट करते हैं लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट। और इस तरीके जो फेमस स्लोगन था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है मलयालम में कहते हैं। और इसी प्रोविजनल वहाँ पे प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी डिक्लेयर करती है वॉर ऑन ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट। अब ये रिकॉर्गनाइज करते हैं बाय द एक्सिस पावर। और जो रिक्रूटमेंट था ट्रेन किया जाता है, जो फंड कलेक्ट किया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी। और इसमें वुमेन रेजिमेंट जो होती है उसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता है। और आईएनए का जो हेडक्वार्टर होता है शिफ्ट किया जाता है टू रंगून जो बर्मा में। जनवरी 1944 में जो आर्मी होती हैं रेस्क्यू करती हैं मार्च में विद द वॉर बाय दिल्ली चलो दिल्ली, ये उनकी लिस्ट पे होता है। और नवंबर 6 लगभग ठंडक के स्टार्ट हो जाती थी 1943 में। अंडमान निकोबार आइलैंड जो होता है वो गिवन बाय द जापानीज आर्मी टू आईएनए, ये लगभग कैप्चर कर लिया गया था जापानीज़ के द्वारा अंडमान निकोबार। तो वो ये इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए को दे दिया जाता है। जो आइलैंड होता है वो रीनेम्ड शहीद द्वीप और शहीद द्वीप स्वराज द्वीप रिस्पेक्टली। अब जो आइलैंड्स हैं उनका नाम बदल दिया गया है, इसे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और जुलाई 6 1944 को सुभाष जो बोस होते हैं एड्रेस करते हैं महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ नेशन फ्रॉम द आज़ाद हिंद रेडियो। जो उस फर्स्ट पर्सन जो कॉल करा था गांधी को फादर ऑफ नेशन, वो आस्क फॉर गांधी जी ब्लेसिंग फॉर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आईएनए का जो बटालियन कमांड था वो शाहनवाज था जो अलाउ कर रहा था कंपनी कर रहा था जापानीज आर्मी इंडो बर्मा और फ्रंट पे। और जो प्रैक्टिस थी इम्फाल कैंपेन, मणिपुर के रास्ते जाना जाते थे। इम्फाल कैंपेन वो स्टार्ट करते हैं। और जो इंडियंस थे वो रिसीव जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट था फ्रॉम द जापानीज, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था उस समय जापान में, जिसमें राशन को लेके आर्म्स को लेके देखने को मिल रहा था। और जो मिनियल वर्क था जापानीज़ यूनिट में वो भी डिसगस्टेड था और डीमोरल था इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन आईएनए यूनिट के लिए। आज़ाद हिंद फौज जो था वो क्रॉस करते हैं बर्मा बॉर्डर और स्टूड ऑन इंडियन सॉइल पे पहुंचते हैं मार्च 18 1944 में। आईएनए जो होता है यूनिट ये सब्सिक्वेंटली एडवांस करते हैं टू कोहिमा नागालैंड के थ्रू कोहिमा और इम्फाल मणिपुर। ऑन अप्रैल 14 जो कर्नल मलिक होता है जो बहादुर ग्रुप होता है होस्ट करता है आईएनए फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द इंडियन मेनलैंड एट मोरियांग जो मणिपुर में है। वहाँ पे आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स आज बना हुआ है जो ये इंथसाइज करता है क्राइसिस जो हुई थी जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद। ये जो 3 मंथ में जो नवंबर दिसंबर रहा आईएनए का वो कैरी आउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी और एट मोरियांग जहाँ पे अलाइड फोर्सेस रिमेन द टेरिटरी रहती हैं। आईएनए जो होता है मेट करता है
जो फेट था जापानीज़ का, और जो ऑल ब्रिजेस बिगन होती हैं विड्रॉल ऑन जुलाई 18 1944। जो स्टडी है जापानीज़ की वो रिट्रीट, ये जो स्टडी थी जापानीज़ की रिट्रीट क्वास्ट होता है एनी, जो होप थी आईएनए की लिबरेट करती है नेशंस को, और जो रिट्रीट कंटिन्यू होता है टिल मिड 1945। अगस्त 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो टुक हुआ था विद इसके साथ आईएनए जो है वो भी सरेंडर कर देते हैं। अगस्त 18 1945 को रिपोर्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस डाइड मिस्टीरियसली एयर क्रैश, जो ताइवान में लगभग हुआ, ताइपी जिसे कहा जाता था। बट व्हेन आईएनए जो ये था ब्रॉड बैक टू इंडिया, उसके बाद आफ्टर जब वॉर ख़त्म होता है तो उनका कोर्ट मार्शल होता है, जो पावरफुल मूवमेंट इमर्ज हो रहा था इन देयर डिफेंस। समरी, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया, वाई लॉन्च ए मूवमेंट नाउ। पहला जो फेल्योर हुआ था क्रिप्स ऑफर, और जो एविडेंस था ब्रिटिश लैक ऑफ विल, जो कंसीड कर रहे थे इंडियन डिमांड में। दूसरा जो पब्लिक डिसकंटेंट था अगेंस्ट वॉर टाइम हार्डशिप, और जो फीलिंग थी इन इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स की। इंडियन जो लीडरशिप थी डिज़ायर जो थी प्रिपेयर करना मासेस में फॉर पॉसिबल जापानीज़ इन्वेशन। और AICC जो मीटिंग थी बॉम्बे अगस्त 8 1942 में जो मीटिंग थी रेटिफाई करना क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अगस्त 9 1942 को ऑल जो प्रोमिनेंट लीडर थे ये भी अरेस्ट कर लिए गए थे। मेजर एक्टिविटी जो देखने को यहाँ पे मिलती हैं, जो पब्लिक ऑन रैम्पेज, जो स्पेशली ईस्टर्न यूपी बिहार बंगाल, और जो अटैकिंग सिंबल थे ऑफ ऑथोरिटी के। अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी एक लाइन ऑफ कमांड। दूसरा पैरल जो गवर्नमेंट थी बलिया में और तमलुक में, और जो सतारा में जो सेक्शन थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें यूथ, वुमेन, वर्कर्स और प्लीजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सम कम्युनिस्ट भी थे। फरवरी 1943 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं एक फास्ट मार्च। 23 में 1943 पाकिस्तान डे मनाया जाता है। सी राजा गोपालचारी फॉर्मूला मार्च 1944। जो लीग है ये स्टार्ट करती है, लीग जो है शुड इमीडिएटली सपोर्ट करती थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, और जो कॉर्पोरेट इन इंटरिम गवर्नमेंट। आफ्टर वॉर जब वॉर ख़त्म हो जाता है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी होती एरिया जो है एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ पार्टीशन। जो कॉमन सेंटर होते हैं डिफेंस के, कॉमर्स के, कम्युनिकेशंस के, जिन्ना जो रिजेक्ट करते हैं जो ऑफ़र है। ही वांटेड कांग्रेस जो है टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। देसाई लियाकत पैक्ट, जो कांग्रेस और जो लीग थी वो नॉमिनी करती है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। 20% जो सीट है ये रिजर्व होनी चाहिए फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए। वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं जून 1945 में। एक ऑल इंडिया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है एक्सेप्ट फॉर द गवर्नर जनरल, और जो कमांडर इन चीफ होते हैं। एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कास्ट हिंदू और मुस्लिम में। और मुस्लिम लीग जो होती है ये चाहती थी कि ऑल इंडिया जो है टू बी नॉमिनी, और जो क्लेम कर रही थी कम्युनल वीटो इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो कांग्रेस का ऑब्जेक्ट करती है कि टू बीइंग पेंटेड प्योरली एज अ कास्ट हिंदू पार्टी। सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं, और जो आईएनए होती है, आईएनए का ओरिजिन होता है जहाँ पे मोहन सिंह का रोल बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट फेज़ जो आईएनए होता है, सेकंड फेज़ आईएनए, और सुभाष चंद्र बोस टेक ओवर द रास बिहारी बोस के बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं, और दोनों ही बोस थे। तो देखिए रास बिहारी बोस जो थे वो 1915 में यहाँ से गए थे इंडिया से। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को कैरी करते हैं आईएनए को, और आईएनए जो होता है अचीवमेंट ये होस्ट करते हैं अपना फ्लैग इंडियन सॉइल पे, और चाहे वो नागालैंड हो, चाहे कोहिमा, या फिर मोरेगांव जो हो मणिपुर में। और ये रिट्रीट करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें जापानीज़ जो होते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।